नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के इस विशेष सेशन में, जहां पर आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूं कि आपकी यूपीएससी की अगर तैयारी हो तो कौन कौन सी वो किताबें होंगी जिन्हें आप पढ़ करके अपनी तैयारी को सार गर्भित बना सकते हैं। आज हमारा यह वीडियो एक स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें आप लोगों के लिए विशेष रूप से बुक्स का यह कलेक्शन मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को इन बुक्स के बारे में सारी जानकारी क्लास के बाद पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, क्लास के बाद के लिंक में। और अगर आप नोट भी करना चाहें तो इन बुक्स के नाम नोट कर सकते हैं। आइए साथियों, सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए जो आवश्यक किताबें हैं, जिनमें से यूपीएससी के द्वारा अधिकांश बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके बिना परीक्षा निकालना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उनकी हम आज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए साथियों, किताबें बहुत सी हो सकती हैं क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी होती है और उन्हीं सब्जेक्ट्स में परीक्षाओं के रूप में मास्टर्स की तैयारी भी होती है। मैं सरल रूप से समझाऊं, अगर मैं हिस्ट्री भाषा की बात करूं कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है तो हिस्ट्री में जनाब एमए भी होता है, हिस्ट्री में पीएचडी भी होता है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी होती है, नेट जेआरएफ जैसे लेक्चरशिप एग्जाम भी होते हैं। तो क्या हमें इतनी हिस्ट्री पढ़नी है? तो भाई फिर तो यह बात हो गई कि जितना एमए के अंदर समय देना चाहिए था, जितना पीएचडी में समय देना चाहिए था, इतना मुझे प्रिपरेशन में देना चाहिए। याद रखिएगा साथियों, यूपीएससी का सिलेबस डिजाइन किया जाता है एक बहुत शानदार कमेटी के द्वारा, जो यह निर्धारित करती है कि ऐसा सिलेबस रखा जाए जिसके आधार पर हर वर्ष परीक्षा कराई जा सके। मतलब ध्यान से समझिएगा, पहला ही ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि सिलेबस को हमेशा सारगर्भित रखने का प्रयास यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, जिसे आसानी से 1 साल की कड़ी मेहनत से किया जा सके, वैसा सिलेबस बनाया जाता है। ये हम और आप हैं जो मिलकर के उस सिलेबस को पहाड़ जितना बड़ा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह सिलेबस की लाइन यहां भी दिख रही है, एमए के सिलेबस में भी दिख रही है, पीएचडी में भी दिख रही है, चलो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अक्सर परीक्षा में असफल वो हो जाते हैं जो पढ़ने के साथ साथ रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो यूपीएससी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि यार 1 साल बाद परीक्षा होनी है और 1 साल बाद परीक्षा होनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि साल भर में जितना सिलेबस खत्म हो जाएगा उतना ही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने मैं आपको कुछ पुस्तकें सजेस्ट कर रहा हूं। आप जब बहुत दिन तैयारी में रह लेंगे तब भी लौट करके यही कहेंगे कि वाकई में यूपीएससी ने आज तक इन किताबों से बाहर सवाल नहीं पूछा है। वो आपकी मर्जी है, आप कितना कुछ पढ़ते हैं। आप चाहे 10 सब्जेक्ट में एमए कर लें, 15 सब्जेक्ट में पीएचडी कर लें, ये आपके ऊपर है जनाब। लेकिन यूपीएससी का सिलसिला सटीक है, 1 साल के अंदर जो पढ़ा जा सके वो आपसे पूछा जाता है। कुछ बुनियादी चीजें हैं, आइए चर्चा करते हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर होने वाली रोजाना सुबह 8:30 बजे एक प्रतियोगिता में विनर बन सकते हैं, जहां पर विनर के रूप में प्रथम विजेता को 3,000 रुपए, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। यह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यूपीएससी गोल के अंदर टेस्ट सीरीज ऑप्शन में राइज 2.0 नाम से होती है। आप इस प्रतियोगिता में शामिल होकर के आप इसको ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज है, जिसकी फीस में आपको मात्र अंकित10 एज ए रेफरल कोड डालना होता है। यूपीएससी पर उपलब्ध या फिर अनअकैडमी पर उपलब्ध किसी भी कोर्स को एक्सेस करने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप अंकित10 यूज कर सकते हैं और मेरी स्पेशल क्लासेस को प्राप्त करने के लिए भी आप अंकित10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं। जब सिलेबस की चर्चा हो इतिहास की, तो आप इतिहास बनाने की तैयारी इतिहास से ही करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में आपके लिए क्या है। इतिहास के 3 सेक्शन सामान्यतया आप लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन, जरूरी सेक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। साथियों, इतिहास में सामान्यतया 4 भागों में आप पढ़ते हैं: एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को आप कहां से पढ़ें, कौन सी किताबें हैं जिनको पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ा जाए? तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने जिस किताब के दर्शन करा रहा हूं, एक बार उस किताब को पहचानने का प्रयास करें। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने जो किताब यहां पर दिखाई दे रही है, यह किताब है हमारा पास्ट, अवर पास्ट। ये टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की, जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पास्ट, अवर पास्ट नाम से हमारे प्यारे साथियों एक किताब है,
जो आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। क्लास 6 की यह किताब है। दूसरी किताब, अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाते हैं एक बार के लिए मैं आपको वो दिखा दूं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें बताया जाता है कि हम कहां से आए थे, इसमें हमसे पहले यानी कि जो कौन कौन सी ऐतिहासिक सिटी रही हैं उनके बारे में बताया गया है, अशोका के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है, इसमें कौन कौन से व्यापार पहले हुआ करते थे, कौन कौन से एम्पायर थे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पेंटिंग है उनके बारे में इस पुस्तक के अंदर जानकारी दी हुई है। तो यह तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी किताब जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपके सामने यहां रखता हूं और वो दूसरी है द थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मेरे प्यारे साथियों, यह किताब कौन सी जगह की है, आइए इस किताब को पहचानिए। क्लास 12th की मेरे प्यारे साथियों यह हिस्ट्री की किताब है जिसमें लिखा हुआ है द थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th। आप इस किताब को अच्छा, आप में से कुछ विद्यार्थियों के मन में एक बेसिक सा सवाल हो सकता है कि सर एनसीईआरटी की बातें कर रहे हो, पुरानी वाली कि नई वाली? याद रखना, मैं सारी नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, ओल्ड एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रिसाइजली इस बात को नोट कर लीजिएगा, सारी न्यू एनसीईआरटी हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दूसरी किताब के बाद में फिर पहुंचते हैं मिडाइवल इंडिया के बारे में। देखिए, कंफ्यूज मत होना दो बातों में, एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं साथियों, हिस्ट्री के अंदर दो पार्ट पैरेलली चलते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है उन दिनों क्या क्या कलात्मक विविधताएं डेवलप की गई। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, सरल रूप से समझते हैं। आप अपनी कंटेम्परेरी समय को थोड़ा सा देखिए। आप लोगों ने ऐतिहासिक रूप से वर्तमान में यानी वर्तमान इतिहास में आपने मोदी जी का शासन देखा है, मनमोहन सिंह जी का शासन देखा है, स्टेट में बात करें तो मायावती जी का शासन सुना है। मैं नाम क्यों ले रहा हूं अब बताता हूं। साथियों, इनका शासन व्यवस्था कैसा था ये तो इनकी पॉलिसीज, इनके द्वारा लाई गई जो नीतियां थी उनसे पता चलता है। लेकिन इन सब ने अपने सारे शासन काल में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए कुछ विकास कार्य भी किए, कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। जैसे मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया पार्क हो जहां पर हाथियों की प्रतिमा स्थापित की गई हो, अखिलेश यादव जी के द्वारा गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया हो, मोदी जी के द्वारा गुजरात में रिवर फ्रंट साबरमती का निर्माण किया गया हो, या फिर केवड़िया में सरदार पटेल का बनवाया गया स्टैच्यू हो। मेरे प्यारे साथियों, ये वो निर्माण कार्य हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इवन आने वाली पीढ़ियां इन्हें एज ए स्थापत्य कला याद करेगी। तो याद रखिए, इतिहास में दो चीजें साथ चलती हैं, एक तो इतिहास में किसका शासन रहा और उस इतिहास के कारण कौन सी कला विकसित हुई, कौन सा स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर विकसित हुआ। तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप में एक अलग पार्ट है जिसको आप इतिहास से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो इतिहास में कौन कौन रहा वो तो आप एंशिएंट इंडिया वाले इन किताबों से पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको आगे चल के किताब सजेस्ट करूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको हिस्ट्री की किताबें सजेस्ट करता चल रहा हूं। अब हम एंट्री करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहां पर, और वो क्या है, मिडाइवल इंडिया के बारे में। मिडाइवल इंडिया में मेरे प्यारे साथियों आप किताब पढ़ सकते हैं। आपके सामने यहां पर किताब दिख रही है, अवर पास्ट नाम से क्लास 7th की किताब है। इधर देखिए, क्लास 7th की किताब है जिसमें आप लोगों को मिडाइवल के अंदर दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल एम्पायर, रूलर एल बिल्डिंग, इन सब के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है आगे बताता हूं। मिडाइवल इंडिया के अंदर मेरे प्यारे साथियों थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये क्लास 12th की किताब है। ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हो गए होंगे कि अरे सर आपने तो कोई भी वो किताब नहीं बताई जो कि हम सुनते हुए आए हैं। देखो बेटा, पेपर या पूरी किताबें लिखी इनमें से ही जाती हैं, नाम उन्हें राइटर का दे दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जिन्हें इतिहासकारों ने, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इतिहासकारों ने लिखा है, वो यही है। इसके अलावा नाम किसी ना किसी ने अपना अपना दे दिया है। जैसे अब आते हैं हम आपके सामने बहुत ही फेमस एक किताब के ऊपर, और वो किताब है मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, सतीश चंद्रा की किताब है। अब आप में से जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ सकते थे वो तो पढ़ ही लिए, लेकिन सतीश चंद्रा भी मिडाइवल हिस्ट्री की एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के रूप में कंसीडर की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। अगली किताब में अब हम पहुंचते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, आधुनिक इतिहास की तरफ। आधुनिक इतिहास में मेरे प्यारे साथियों आपके सामने जो किताबें दिखाई जा रही हैं उसमें क्लास 8th की किताब है जिसमें लिखा हुआ है अवर पास्ट पार्ट 3। अवर पास्ट पार्ट 2 आप पहले देख चुके हैं और पास्ट 1 पहले देख चुके हैं। तो अवर पास्ट पार्ट 3 दिया हुआ है।
इसके अंतर्गत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 दिया हुआ है क्लास 12th का। अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर देखिएगा, क्लास 12th का यह किताब है जो यहां पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए, और प्रचलित पुस्तकों के अंदर कौन सी किताब है मैं आपको वो दिखाता हूं। आप लोग इस किताब को भी मॉडर्न हिस्ट्री में, दो बातें हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर इन स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें। ये दोनों ही किताबें एक दूसरे के ही कंटेंट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करती हैं। आप एनसीईआरटी की बहुत सारी लैंग्वेज इन किताबों में हूबहू लिखी पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा, ये बहुत ज्यादा सेल की जाने वाली किताब है। और मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 1947 तक ही हिस्ट्री पढ़ें ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पढ़नी होती है, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी विपिन चंद्रा की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यानी कि 1947 से लेकर के 2000 तक का जो वर्तमान इतिहास निकला है, जिसे आप कंटेम्परेरी कहते हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे साथियों मॉडर्न इतिहास से आपके बारे में जानकारी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, एक इन सभी बुक्स का एक पूरा कंसाइज पार्ट प्रस्तुत किया जाता है एक स्पेक्ट्रम नामक किताब में। स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री, हालांकि यह स्पेक्ट्रम जो है, और दूसरा एक विपिन चंद्रा का रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन भी आता है, इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं ये साथियों। वर्तमान में जो स्पेक्ट्रम है, इसकी हर सब्जेक्ट की किताब आती है। इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, एंशिएंट इंडिया भी आता है, मिडाइवल भी आता है, सब आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसे इसमें पढ़ा जाता है वो मॉडर्न के लिए इसे पढ़ा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें से पढ़ी जाती है, बहुत सारे फैक्ट्स का संकलन है। इसकी खूबसूरती यह है कि जैसे ही कोई प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट होगा, ये पुस्तक अपडेट हो जाती है, और प्रीलिम्स में जो फैक्ट इस किताब से बाहर आया होता है, उस फैक्ट को अगले एडिशन में इस बुक के अंदर डाल करके इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया जाता है कि बच्चों को लगता है कि इसी किताब से प्रीलिम्स में आया था, जो नए नए तैयारी में उतरते हैं। यह पुस्तक शुरू हुई थी 0 फिगर से, अब यह खाती पीती हल्की मोटी मोटी होते हुए इसकी थोड़े दिनों में ऐसी हालत हो जाएगी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो जाएंगी। काफी मोटी खापी करके हो गई है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व होते चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मेजर रोल है वो मेंस में ज्यादा होता है, और मेंस के अंदर मेरे प्यारे साथियों, बेटा ये सारी किताबें जो भी मैंने अभी तक दिखाई हैं, ये सारी हिंदी माध्यम में भी आती हैं। ग्वाला सीआर, ये सारी पुस्तकें हिंदी माध्यम में भी आती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती हैं, इसलिए चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। आप किताब का नाम याद रखिए, सीबीएसई दोनों भाषाओं में पुस्तक आपके लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है ना? बिल्कुल मिल सकती हैं, कुलदीप वर्मा, चिंता ना करें, हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है ये किताबें, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हम लोग आपके विश्व इतिहास की तरफ। विश्व इतिहास में क्लास 11th की जो किताब है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th। यहां पर थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री नामक एक किताब आती है मेरे प्यारे साथियों, आप इसे देख सकते हैं। इसमें अर्ली सोसाइटी से लेकर के महत्वपूर्ण एम्पायर्स, इन सब के बारे में यहां पर चर्चाएं की गई हैं। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है, आइए आगे चल के बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है नॉर्मन लॉय। अगर आपको सतीश चंद्र और विपिन चंद्रा की तरह कोई किताब पढ़नी है, तो ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मन लॉय की एक किताब आती है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी देख सकते हैं, और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री विशेष रूप से इसमें कवर की जाती है। ये एक एडिशनल किताब है, आप चाहें तो इसे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, विद्यार्थियों के द्वारा इन्हें पढ़ी जाती हैं। हर्ष जायसवाल सर, एक सवाल है, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी स्टार्ट करना ज्यादा ठीक है या 12th के बाद? हर्ष जायसवाल भाई, जिस प्रकार के वर्तमान में परिणाम आ रहे हैं उन्हें देख करके लग रहा है कि अधिकांश बच्चों ने 12th के साथ ही तैयारी करना प्रेफर कर दिया है। लोग अब आईआईटी जेईई मेडिकल की तैयारी छोड़ करके 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी में उतर रहे हैं, और 21 22 साल के युवा जो हैं वो टॉप 100 में रैंक लेकर के आईएएस बन रहे हैं। तो भैया वो जमाने लद गए कि ग्रेजुएशन के बाद लोग जाते थे, अब बहुत कम उम्र में लोग सर्विसेज में जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। साथियों, जैसा मैंने आपसे अभी हाल कहा, हिस्ट्री यानी इतिहास, और उसके पैरेलली चलता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए 2 किताबें प्रेफर की जाती हैं। एक है एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, ये हिंदी में भी उपलब्ध है।
ये फाइन आर्ट की क्लास 11th की किताब है, आप इसे याद कर सकते हैं। गूगल पर ये सारी किताबों के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में सारी जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं। क्लास 11th की यह किताब है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक पुस्तक और आती है, वो है नितिन सिंघानिया की। मैग्रो हिल एजुकेशन के द्वारा नितिन सिंघानिया की एक पुस्तक लिखी गई है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ये खुद भी एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, रहते हैं, अभी भी हैं, और ये बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है इनके द्वारा। काफी अच्छा संकलन है, पूरा इतिहास इसमें काफी अच्छे से समेट के लिखा हुआ है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सारी किताबें हिंदी में भी हैं, एक भी पुस्तक इंग्लिश में उपलब्ध हो और हिंदी में ना हो, शायद ही ऐसा होगा। दोनों भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध हैं, आप बेफिक्र होकर के इन्हें ढूंढ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। साथियों ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि एनसीईआरटी से बाहर ज्योग्राफी नहीं जाती है। इसके अलावा भी हम कुछ किताबें आपको यहां पर और सजेस्ट करेंगे, जैसे मेरे प्यारे साथियों क्लास 8th की टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8th, ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है जो आपको देख लेनी चाहिए। इसमें प्रमुख चैप्टर जैसे रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल, पावर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको यहां पर बेहतरीन के साथ कवर किया गया है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों और क्या क्या किया गया है, आइए मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा आप एक किताब और देख सकते हैं, और वो किताब कौन सी है, इधर की तरफ देख लीजिए, शायद आपको ये प्रॉपर तरीके से दिख जाए। इधर देखिए, क्लास 9th की किताब है, और इस क्लास 9th ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th शायद आपको ये अच्छे से विजिबल होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये किताब आपको टेक्स्ट बुक है, और ये आपकी 11th की 9th की क्लास है, आपकी किताब है, इसको आप देख सकते हैं। सोशल साइंस क्लास 9th की है। ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी पुस्तक आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th, आप इसे भी देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th, ये एडिशनल, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे का ऑप्शन है, इनके अंदर रिसोर्सेज कवर किए गए हैं। लेट से आप इधर देखिए, यहां पर जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले जो रिसोर्सेज देखे थे, उससे आगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये सारे की सारे इस किताब के अंदर उपस्थित हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? किताब का नाम क्या है, सोशल साइंस कंटेम्परेरी। क्लास का नंबर कौन सा है, क्लास 10th की यह किताब है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली किताब की तरफ। अगली किताब कौन सी है, आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगेन इस किताब को भी देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये क्लास 11th की किताब है, शायद आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, इसे नोट कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ क्लास 11th, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 आपके लिए उपलब्ध है, ये भी आपको पढ़नी है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस किताब के जो टाइटल्स हैं ना, अगर आप उन टाइटल्स को देखें तो आपको देखो यहां पर दिखाई देगा कि वो टाइटल पहले भी 9th 10th में लगभग पढ़ लिए गए हैं। इधर देखिए आपके सामने, ये सारे की सारे हीट बैलेंस, एटमॉस्फेयर, ओशियन, ये सारी की सारी चीजें यहां पर, वाटर, लाइन ऑफ अर्थ, लाइफ ऑफ अर्थ, बायोडाइवर्सिटी, ये हैं। लेकिन आपको 11th वाली किताब भी पढ़ लेनी चाहिए, एक रिकमेंडेशन है, यानी कि थोड़ा अपडेटेड लेवल है यहां पर। 9th 10th के अलावा 11th 12th में भी उस चीज को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताया गया है। क्लियर है? इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों क्लास 11th के अंदर ही इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट दिया हुआ है, यह भी आपको पढ़नी होगी। और इसमें क्या क्या है, इसमें है क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल फिजियोलॉजी, सॉइल नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध हैं। इसके आगे क्या पढ़ने का होता है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो है पॉपुलेशन। शायद आप लोगों ने बहुत बार इसके फैक्ट्स भी याद किए होंगे। क्या टाइटल है, इधर देख लीजिएगा, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से देखा होगा। माइग्रेशन पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर पर इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, वाटर रिसोर्स, मिनरल, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस बार के प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल एग्रीकल्चर पे थे, वो इसी किताब से पूछी गई थी। क्लियर है बेटा? ये किताब कौन सी क्लास की है, तो ये देख लीजिएगा, आपके लिए यह किताब है मेरे प्यारे साथियों, टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 12th की किताब है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तथ्य हो गया, ये भी हिंदी में उपलब्ध है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप लोगों को एक किताब और पढ़नी चाहिए, और वो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th। मेरे प्यारे साथियों, ये भी
एनसीईआरटी की किताब है। इसके साथ साथ एक और प्रचलित किताब है जिसका नाम है जीसी लियोंग। मेरे प्यारे साथियों, काफी ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए, सर्टिफिकेशन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इसमें से इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब का नाम है जीसी लियोंग। आप इस किताब को जरूर देख सकते हैं। इसके अंदर विशेष रूप से अगर आप क्लाइमेटिक विभाजन देखेंगे, क्लाइमेट का डिवीजन देखेंगे इंडिया का, तो वो बहुत ही खूबसूरती से दिया हुआ है। आप लोग जितने भी प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन हैं और तो और जो फिजिकल ज्योग्राफी में बनने वाली आकृति हैं, चाहे फिर वो वॉल्केनो से बनने वाली आकृति हो या कुछ और, उन सब का यहां पर बेहतरी से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आप यूज में ले सकते हैं, ओरिएंट ब्लैकस्वैन का या फिर ऑक्सफोर्ड का। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट और ओरिएंट ब्लैकस्वैन, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले इसके साथ में। अब बढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी की तरफ कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या देखें, ठीक है ना। आइए साथियों, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी बुक हम नोटिस करें। उम्मीद है आप सभी को यह उपयोगी सेशन लग रहा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से शेयर कर दें ताकि उन सबके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। मैंने एक ही सेशन में सारे सब्जेक्ट कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को बार बार कहीं और परेशान ना होना पड़े। ये सारी ऑथेंटिक किताबें हैं और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ ही ये मिलकर के डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना। चलिए, इंडियन पॉलिटी एक किताब है आपके लिए, और वो कौन कौन सी किताबें आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये क्लास 11th की किताब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की किताब है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, क्लास 12th के अंदर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप ये किताब भी देख सकते हैं। साथ में मेरे प्यारे साथियों, एम लक्ष्मीकांत का 6ठा एडिशन आ चुका है। इस बुक को भी आप प्रिफर कर सकते हैं। साथियों, जो इंडियन पॉलिटी है जो एम लक्ष्मीकांत में दी हुई है, ये काफी अच्छे से विद्यार्थियों को समझ में ध्यान में रख करके इस पुस्तक का निर्माण किया गया है और ये काफी ज्यादा विद्यार्थियों के बीच प्रचलित किताब है। आप लोग इंडियन पॉलिटी को जब वहां से पढ़ लें एनसीईआरटी से, तो यहां से पढ़ने से आपको भारतीय संविधान के प्रति जो समझ है उसके अंदर विस्तार होता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी जो आजकल पूछी जाती है वो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड भी होती है। जो वर्तमान में समय चल रहा है वहां से भी वो पूछी जाती है। इसके लिए आप रेगुलर एक काम कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोगों ने बहुत समय दिया है और बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, लेकिन वर्तमान दिनों में बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत अच्छे टाइटल्स को कवर करना प्रारंभ कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, द इंडियन एक्सप्रेस, इसका विशेष रूप से एक पर्टिकुलर ब्लॉग आता है एक्सप्लेन्ड नाम से। एक्सप्लेन्ड जो है, आप द इंडियन एक्सप्रेस खोलें, उसमें एक्सप्लेन्ड ढूंढें। उस एक्सप्लेन्ड में जाकर के उन्होंने इंडियन पॉलिटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी किया हुआ है, एनवायरमेंट को भी किया हुआ है। हर दिन बनने वाली करंट को वो वहां से कवर करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी को आप एक्सप्लेन्ड वाले सेशन से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह मेहनत नहीं करनी है तो आप मेरे द्वारा लिए जाने वाले करंट अफेयर्स, जो कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर सुबह होता है 6:30 बजे, उसे फॉलो कर लें। और इसी चैनल पर जहां आप मुझे अभी देख रहे हैं, यहां पर रोजाना सुबह 8:15 बजे और शाम 7:15 बजे लिए जाने वाले करंट इश्यूज को फॉलो कर लें। मैं पूरी तरह से इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में लाए गए टाइटल्स और द हिंदू में लिए गए एडिटोरियल्स को यहां पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस करता हूं। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि करंट जो है वो इंडियन पॉलिटी में काफी विस्तार पूर्वक पूछी जाती है। ज्योग्राफी के अंदर भी सारी चीजें हिंदी में उपलब्ध हैं, जान लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। साथियों, इकोनॉमिक्स के अंदर जो पुस्तकें हैं, काफी ज्यादा प्रचलित पुस्तकों में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11th की किताब है। इसके अलावा क्लास 12th के अंदर मेरे प्यारे साथियों इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पार्ट आते हैं, 1 और 2। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कौन सी वाली पढ़नी है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं। यहां पर क्लास 12th के अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली आपको पढ़नी है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी किताब और लिखी जाती है, काफी ज्यादा प्रचलित किताब है, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह के द्वारा। यह आपको पढ़नी होती है। बजट के साथ साथ ही एक इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है।
तो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमी का रमेश सिंह का नया एडिशन आता है, इसके तुरंत पीछे पीछे चला आता है, उसमें भी वो चीज कवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे अलग से भी पढ़ लें तो बेहतरी होगी। अगेन इकोनॉमी में भी करंट इन्वॉल्व होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में करंट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी में भी करंट इन्वॉल्व होता है, और वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से पूछा जाता है। अगेन मैं कहूंगा अगर आप खुद से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सुबह 6:30 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 और इस चैनल पर सुबह 8:15 और शाम 7:15 बजे आप लोगों के लिए करंट इश्यूज, उनमें मैं इन्हें कवर करता हूं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा आजकल परीक्षाओं में पूछा जाने वाला इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसके बारे में भी मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। पंकज बवालिया भैया बता दिया, वो हिंदी में भी आती है। बेटा जो भी किताबें मैंने बोली हैं सब हिंदी में उपलब्ध हैं, बार बार बोल रहा हूं, आप बार बार एक ही चीज का दोहराव ना करें, सारी चीजें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश में फोटो दिखाया हूं, वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं एज इट इज, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक बार तो वर्ष 2015 के सेशन में तो 40 क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेट करके दिखा दिए थे। रीजन था, और आज भी इसके पीछे रीजन है, और वो क्या है, यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं में 3 परीक्षाओं को लेती है। एक है आईएएस, आईपीएस, और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ ही होता है, यानी फॉरेस्ट सर्विसेज का और आईएएस का प्रीलिम्स साथ होता है, मेंस अलग अलग होता है। यही कारण है कि चूंकि फॉरेस्ट भी इसी परीक्षा के प्रीलिम्स से निकाला जाता है, इसलिए फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट के सवाल तो पूछे जाएंगे ही। इस एनवायरमेंट के सवालों में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो बायोलॉजी की क्लास 12th की किताब है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, करंट को विशेष रूप से एनवायरमेंट में आप फॉलो करें। एक बात और मैं बता देता हूं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक शंकर आईएएस की किताब भी आती है, आप उसे भी बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, पीआईबी पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा जो भी सूचना में समाचार पत्र में चीजें आती हैं उन्हें जरूर फॉलो करें। असल में यहां पर जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में सवाल कैसे आएंगे, जैसे हाल ही में भारत में बहुत सारी इसी साल में रामसर साइट ऐड की गई हैं, उनके बारे में सवाल। जैसे हाल ही में भारत में बहुत सारी जगह माइग्रेटरी बर्ड्स का मारा जाना सुर्खियों में रहा, उनके बारे में सवाल। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू आया, उसके बारे में सवाल। गांधीनगर गुजरात के अंदर कोप 13 बॉन कन्वेंशन को लेकर के हुआ, उसके बारे में सवाल। बिहार के अंदर प्रवासी पक्षियों के लिए सम्मेलन किया गया, उसके बारे में सवाल। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहां पर एनवायरमेंट को रिलेट करके, करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, तो इस बारे में जरूर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपके सामने अंजलि शुक्ला पूछ रही हैं कि कैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। बेटा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम टीचर का होता है। समय निकाल करके हमारी स्पेशल क्लासेस में आइए, इंटरेस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, और एक अच्छा एडुकेटर ढूंढ लीजिए, अगर वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा आपका इंटरेस्ट स्वतः ही आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आपके सामने पहुंचते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th, इवन अगर आप कोई और परीक्षा भी दे रहे हो तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। क्लास 9th की साइंस, इसमें महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टिश्यू, मोशन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके चैप्टर्स यहां पर कवर किए गए हैं। इसी प्रकार से क्लास 10th की साइंस में केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, ये तमाम चीजें यहां पर लिखी गई हैं। क्लियर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करंट का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक आपने नोटिस किया होगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साथ में आप लोगों के इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन सब में करंट का बहुत जबरदस्त योगदान है। करंट को आप अवॉइड करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इसमें फंसते हैं। टेक्निकल बात तो यह है कि हम यहां पर आपको करंट का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो भी चीजें नई ऐड होती हैं वो करंट के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में रिलेवेंट। अब आप पूछेंगे कि सर करंट क्यों पूछते हैं,
बेटा जो साइंस की किताब में लिखा हुआ है वो कभी उस साल का करंट रहा होगा। सोच के देखिए, जब किसी वैज्ञानिक ने पहली बार न्यूट्रॉन की खोज की होगी, प्रोटॉन की खोज की होगी, तो वो उस समय की करंट न्यूज रही होगी ना। आज जिसे आप इतिहास कह रहे हैं वो कभी का करंट भी रहा होगा। वो बात दूसरी है, उस समय आईएएस का एग्जाम नहीं होता होगा, लेकिन सुर्खियां तो बना होगा। तो आज का करंट आगे चल के किताबों के अंदर आपका इतिहास हो जाना है, इसलिए करंट को जरूर पढ़ते चलिएगा। करंट क्या है तो मैं आपको इतना बता दूं, जो भी किताबों में लिखा हुआ कंटेंट है उसके अलावा उसी लाइन लेंथ पर चलते हुए जो नया घटित हुआ वो करंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं और वो है करंट अफेयर्स। अगेन करंट अफेयर्स को फिर फाइनली कहां से पढ़ें? हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए एक जनसत्ता नामक अखबार आता है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी वर्जन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। द हिंदू आपका अखबार आता है, इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दो चीजें आप और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं और आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। दैनिक जागरण, अब जैसे ही मैंने ये बोला आपके मन में अचानक आ गया फिर तो पंजाब केसरी भी बता दो, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे सुनिएगा। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है। मैं दैनिक जागरण का स्टेट वाले संस्करण की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने। दैनिक जागरण का जो स्टेट वाला, यूपी बिहार, इनका जो संस्करण आता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय संस्करण गूगल पर ढूंढिएगा, मिल जाएगा। उस पर एक भी एडवर्टाइज नहीं आता है, और कभी आप उसको पढ़ के देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जो भी क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी न्यूज आपको दैनिक जागरण में मिलेंगी, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेंगी, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप उसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, आप वहां से न्यूज देख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बहुत ज्यादा पसंद बन चुका है इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इसका एक्सप्लेन्ड वाला जो हिस्सा है वो विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान दें, कुछ लोकल पत्र पत्रिकाएं जैसे हिंदी वालों के लिए दैनिक भास्कर। अब आपको लगेगा कि सर ये तो हमेशा मरने गिरने की सूचना देता है, इंडिया टीवी टाइप से नहीं। आजकल इन्होंने ऑनलाइन में, आप जब दैनिक भास्कर का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन्ड टाइटल शुरू किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आता है, ऐसे ही दैनिक भास्कर का भी एक्सप्लेनर आता है। आप उसे सर्च करिए, एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, मोबाइल एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पर एक्सप्लेनर देखिए, एक एक मुद्दा वहां पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीज भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? और कौन सा अखबार देख सकते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया हो या इकोनॉमिक्स टाइम्स, इनमें भी एक्सप्लेनर आने लगा है। ये चीज ध्यान से समझिएगा, जिस भी चीज का एक्सप्लेनर आ गया है वो इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के लिए, ये स्वतः ही सिद्ध है, क्योंकि न्यूज वालों को भी मालूम है कि किसके बारे में जानना चाहिए, वो अपने एक्सप्लेनर दे रहे हैं। तो इतनी सारे जगह से आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, इतना तो समय आपके पास होगा नहीं, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर लें। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, जब लोग अखबार नहीं पढ़ा करते थे तब योजना और कुरुक्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया करते थे, लेकिन आजकल करंट की तमाम क्लासेस चलती हैं, लोग तमाम जगह से इन सब चीजों को पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसे देख लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों के लिए जो भी आवश्यक था वो मैंने आज के इस सार गर्भित सेशन में बहुत ही छोटे से और कम प्रिसाइज समय में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह सेशन बेहद पसंद आया होगा। अपने साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे प्यारे साथियों आदत डाल लें, यूपीएससी चैनल पर सुबह 8:15 बजे आप लोगों के लिए एक करंट का इशू और शाम 7:15 बजे एक करंट का इशू मेरे द्वारा लाया जाएगा। कल आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही जबरदस्त मैं टाइटल लेके आ रहा हूं सुबह 8:15 बजे, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जॉय बिडेन ने पहले ही दिन जो धमाका किया वो क्या है, कैसे डब्ल्यूएचओ के लिए उन्होंने कोई डिसीजन लिया, पेरिस क्लाइमेट डील के लिए क्या डिसीजन लिया, क्या किया उन्होंने मैक्सिको के साथ बन रही दीवार का, क्या किया मुस्लिम राष्ट्रों का, बहुत सारे फला जो बेसिक ऐतिहासिक निर्णय जो कभी ट्रंप ने किए थे उनको बदलते हुए जॉय बिडेन ने क्या किया है। कल सुबह 8:15 बजे जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। हाँ, मैं इसके लिंक भी आपसे शेयर कर दे रहा हूं, चिंता मत करिए, ये सारी बुक्स में शेयर कर दे रहा हूं। और रोजाना सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाला टेस्ट देना ना भूलें, जिसका नाम है
अनअकैडमी राइज 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। यहां पर आपको विनर बनने के लिए 3000, 2000 और 1000 के पुरस्कार दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।